हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। सिवाय जब भी घर आते तो सई अजीब सी परेशान हो जाती। कुछ अस्त व्यस्त सी, बड़ी अनमनी सी। पानी का गिलास सिवाय के बजाय पापा को पकड़ाने चली जाती और किताब कॉपी किचन में रख देती और जाकर कोने में खड़ी हो जाती। फिर उसके पापा आवाज लगाते तब आकर बैठती। कभी कभी नजरें उठाकर देखती और निगाहें मिलाते ही डर जाती और कलेजा धक से कर जाता। झट से कमरे से निकलकर दीदी के कमरे में आकर बैठ जाती। उस दिन भी यही सब हुआ। तभी रेडियो पर सैनिक भाइयों के लिए गीतों का कार्यक्रम शुरू हुआ। पहला गाना था, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। न जाने क्या सूझा उसने न जाने क्या सूझा उसने रेडियो का वॉल्यूम तेज कर दिया और ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। फिर अपने काम में लग गए, लेकिन एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी उनके चेहरे पर, जिसे महसूस करके सही झेप गई। हालांकि उसने जानबूझकर ही आवाज तेज की थी, सिवाय को सुनाने के लिए। शायद सिवाय को भी शरारत सूझी और झट से उठ खड़े हुए और बोले, अच्छा तो अब चलते हैं। सही तड़प गई। उसने कहा, फिर कब मिलेंगे? शिवाय ने गुस्से से कहा, अब कभी नहीं आऊंगा, तुम बहुत डिस्टर्ब करती हो। यहाँ मैं चैन से पढ़ने के लिए आता हूँ और तुम हो कि मुझे डिस्टर्ब करती रहती हो। सही रोनी सूरत बनाकर पेन उठा लिया। सिवाय अपना पेन किसी को नहीं देते और ना ही छोड़कर जा सकते थे। तभी सही के अंतर मन में गाना चलने लगा, अभी ना जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आए हो, प्यार बन के छाए हो, ये दिल अभी संभला नहीं। सिवाय ने गुस्से में देखा, जैसे तुम कहोगी यही सदा के लिए अभी भरा नहीं। डोर बेल बजने लगा। सई ने जाकर दरवाजा खोला तो खुशी के मारे उछल पड़ी। उसकी बड़ी दीदी और जीजू खड़े थे। दीदी से गले मिलकर फिर अंदर के कमरे में ले गई। सिवाय से किसी ने कोई बात नहीं की। वो जाने को हुआ तभी सई के पापा ने कहा, सिवाय जी आप अपनी पढ़ाई पूरी करके जाइए, अंदर गपशप चलता रहेगा, लेकिन आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। सिवाय रुक गए और वापस टेबल पर आकर अपना काम शुरू कर दिया। बीच बीच में अंदर से सई की खनकती हंसी सुनाई पड़ रही थी। सिवाय को बुरी नहीं लगती है सही, लेकिन हर रोज कोई ना कोई ऐसी हरकत कर बैठती है जिससे सिवाय बुरी तरह चिढ़ जाते हैं। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि अचानक बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, बहुत जोर गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी और बिजली गुल हो गई। सिवाय ने सर पकड़ लिया। चुलबुली सी सई एक केरोसिन लैंप लेकर आई और फरमान जारी किया, बहुत तेज बारिश आ रही है, चुपचाप यहाँ बैठकर काम कीजिए, घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज खाना मैं बना रही हूँ, आपको खाना पड़ेगा। सिवाय ने कहा, ना बाबा ना, तुम्हारे हाथ का खाना खाने से उपवास कर लेना अच्छा है। सेक चिल्ली बिल्ली चूहे का कीमा और कॉकरोच के पकौड़े खिलाओगे। मैं तो चला अपने घर, माँ के हाथों से नरम नरम रोटी सब्जी खाकर चैन से सो जाऊंगा। सही पांव पटकती अंदर आ गई और भुनभुनाने लगी कि एक दिन पक्का चूहे से कटवा दूंगी और कॉकरोच सेट में डाल दूंगी, तब मजा आएगा। शरारती ख्याल आते ही चेहरा खिल गया और दौड़कर ड्राइंग रूम में आई। तब तक सिवाय जा चुके थे। जीजू ने सही को छेड़ते हुए कहा कि चलो विवाह, हम वापस चले जाते हैं, यहाँ कोई मेरी कद्र ही नहीं है। अब तो पड़ोसी पड़ोसी ही आंख मिचोली हो रही है। सही नकली गुस्सा दिखाते हुए घूरने लगी, जाइए, आप कहाँ जाएंगी? दूर तक आपके पीछे पीछे मेरी आवाज चली आएगी। जीजू ने भी पासा फेंका, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने। अब तो अम्मा की बारी थी, चलो सब लोग खाना खाओ, इतना लंबा सफर तय करके आए हैं। जल्दी खाना खाकर सो जाओ, कल करना जी भरकर बातें। विवाह माँ की आज्ञाकारी बेटी झट से उठकर रसोई में पहुंच गई। रमा ने थाली लगा ली थी। फिर सब लोगों ने खाना खाया। बिजली आ गई, बारिश थम गई, सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सई ने भी तकिया लिया और चादर तानकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली गई। दूर, बहुत दूर से धीमे धीमे स्वर में एक गीत सुनाई देने लगा, सावन के झूले पड़े, तुम चले आओ, तुम चले आओ, तुम चले आओ। सही सोचने लगी कि सावन तो सचमुच आया है, दीदी और जीजू भी आए हैं, तीज का त्योहार मनाना है। अच्छा है, कल झूले डलवा लूंगी, फिर हम सब खूब झूलेंगे। और सिवाय के चेहरा आंखों में कौंध गया।
नींद तो उड़ चुकी थी, बार बार करवटें बदलने से रमा भी सो नहीं पा रही थी। उसने गाल पर 2 चपत लगाई, उलाहना देते हुए कि तुम तो सोती रहोगी, देर देर तक अपनी नींद पूरी कर लोगी, लेकिन मुझे तो 5 बजे उठना है। चुपचाप एक करवट सो जाओ, नहीं तो छत पर चली जा। सई ने शैतानी से देखते हुए कहा, कल पक्का छत पर जाकर सो जाऊंगी और उठाकर लाने के सिवाय को भेज देना, और मुंह दाबकर हंसने लगी। अबकी अबकी रमा ने 3-4 झापट जमा दिए। नालायक, बदतमीज, ढीठ कहीं की, देख कल से सिवाय का आना ही बंद करवा देती हूँ। पापा को बता दूंगी तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। कल होकर कोई कांड कर दो तो बेचारा शरीफ इंसान बेमौत मर जाएगा। सई ने रमा के मुंह पर हाथ रख दिया। मत बोलो, मत बोलो, सिवाय को मत मारो। मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे भी पापा का डर है, माँ का डर है, और जीजू तो ऐसे ही बहुत जलते हैं सिवाय से। सॉरी मत कहना किसी से कुछ, मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी सिवाय से। बस देखा करूंगी चोरी चोरी, चुपके चुपके, कोई आए मन में बसे, बस के रहे तो भला हम क्या करें। रमा सो गई। सारा दिन काम करके थक गई थी। सई को काम धंधा तो कुछ आता जाता नहीं है, बस बकवास, शैतानी और शरारतों में महारत हासिल है। सई ने धीरे धीरे रमा का हाथ अपने हाथों में ले लिया और आंखें मूंद ली। तुम आ गए तो नूर आ गया, नहीं तो चिरागों से लौ जा रही थी। तुम्ही से जीने की वजह मिल गई। गुनगुनाते गुनगुनाते सई भी सो गई। सुबह घर के सभी लोग गार्डन में चाय की चुस्की ले रहे थे और सई सपनों की दुनिया में अटखेलियां खेल रही थी। जब 8:30 बजा तो विभा ने जगाया। सई हड़बड़ा कर उठी। अरे मुझे किसी ने जगाया क्यों नहीं? मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाना था। कोई बात नहीं साली साहिबा, हम इवनिंग वॉक पर चलेंगे, गोलगप्पे भी खाएंगे और कुल्फी भी चख लेंगे। बोलते हुए गौरव जी दरवाजे तक आ गए। कमरे के अंदर आने की इजाजत घर के दामाद को भी नहीं थी, और दामाद जी घर के नियम, कायदे, कानून और अनुशासन का सम्मान करते थे। इसीलिए बोलकर वापस अपने कमरे में चली गई। सई उठकर जीजू के पास गई और कहा, पक्का ना शाम को हम सब चलेंगे ना? हाँ भाई हाँ, पक्का चलेंगे, लेकिन तुम सिवाय को मत लटकाना। कौन सिवाय? कहाँ का सिवाय? कब आया? कहाँ है? एक लगातार इतने सारे बकवास, और वो भी भोली सूरत बनाकर। विभा ने कहा, चुप कर नाटकबाज, चल जा जल्दी से तैयार हो जा, फिर हम सब मार्केट जाएंगे। तीज का सामान लाना है, और तुम दोनों बहनों के कपड़े भी। माँ पापा और गोलू मोलू के कपड़े तो सासू माँ ने भेजे हैं, लेकिन तुम दोनों के लिए कहा है कि तुम्हारी पसंद का लो, इसीलिए चलो मार्केट चलें। आधे घंटे में सब तैयार होकर चली गई। नियत समय पर सिवाय आई और आते ही अपने टेबल पर किताब कॉपी खोलकर बैठ गए। भारद्वाज साहब ने पानी लाकर दिया। सिवाय एकदम से हड़बड़ा गए। सर आप क्यों पानी लेकर आए? सई, रमा, विभा सबके सब कहाँ हैं? भारद्वाज साहब ने कहा, सब लोग मार्केट गए हैं। बिटिया आई है, पहला तीज है तो खूब धूमधाम से मनाया जाना है, उसकी तैयारी के लिए सब गए हैं। इतना कहकर भारद्वाज साहब किचन में आकर चाय बनाने लगे। पहले शक्कर का डब्बा खोलने की कोशिश में गिर गया। शक्कर फैल गया। जोर की आवाज आई तो सिवाय अंदर आए और डब्बा उठाया। फिर कहा, सर आप बैठिए, आज मैं चाय बनाता हूँ। भारद्वाज साहब ने कहा, चलो ठीक है बेटा, 2 प्याली चाय बना लो, सुकून से चाय पी ली जाए, फिर तूफान एक्सप्रेस आएगी, तब 2 घंटे तक चक चक जारी रहेगा। सिवाय बड़े हौले से मुस्काए और चाय छानने लगे। 2 कप के बाद भी थोड़ी सी चाय बच गई थी। तभी तूफान मेल का इमरजेंसी लैंडिंग हुई और किया धमाका। वाह वाह वाह, बहुत खूब कहा है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले, नहीं नहीं, प्याले प्याले पर लिखा है पीने वाले का नाम। अब बची हुई चाय तीसरे प्याले में डालिए और अदब से मेरे पास लाइए। अभी मैं सिवाय शर्मा हूँ और आप सई भारद्वाज। और सचमुच सिवाय की कुर्सी पर बैठ गई। पापा ने पूछा, तुम अकेली कैसे आई, बाकी सब कहाँ हैं? ऐसा है कि चाय की खुशबू मुझे खींच कर ले आई और उन लोगों को दूर, बहुत दूर ढकेल दी, क्योंकि वो सब बड़े खास लोग हैं, अच्छी सी चाय पीते हैं, और मैं तो रद्दी सी सड़ी हुई बेकार चाय पीने वाली। सो चाय पीने आ गई। मुझे खबर मिली कि आज शर्मा जी स्पेशल 3rd क्लास चाय बनाने वाले हैं, सो टपक पड़ी। सिवाय 3 प्याली चाय लेकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुए और बड़े अदब से बेगम की खिदमत में पेश किया। भारद्वाज साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मगर इग्नोर किया और बासी अखबार ही उलटने पलटने लगे। चाय पीकर सई ने कहा, सॉरी, कान पकड़कर सॉरी, और भोली सूरत बनाकर फर्श पर बैठ गई। सिवाय के सामने सिवाय ने झिड़कते हुए कहा, चलो हो गया नाटक,
मत फैलाओ, बर्तन भांडी धो, झाड़ू पोछा कर लो। तुम्हारे जीजू आए हैं, उनकी खातिरदारी का इंतजाम कर लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, आप सिखा देंगे तब सीख लूंगी और फिर अगली बार बनाऊंगी। सई इधर आओ, सिवाय को पढ़ाई करने दो। पांव पटकती हुई सई अंदर आ गई और रेडियो खोल दिया। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है मेरा हमदम मिल गया। ये होठों पे बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दिल की दास्तां। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने। सच्ची मुच्ची क्या, सिवाय ने पूछा तो सई झेंप गई। मतलब सिवाय पढ़ाई नहीं कर रहे थे, उनका ध्यान अंदर अंदर की तरफ ही था। भारद्वाज साहब ने रेडियो बंद कर दिया। सई जल भुनकर सिवाय के पास शिकायत करने चली गई। सिवाय को भी उसका इंतजार था। उन्होंने झट से एक कॉपी दे दी और कहा, 2 पेज का नोट्स तुम कॉपी पर लिख दो। सई की तो बाँछें खिल गईं। सिवाय के करीब बैठने का मौका जो मिल गया, एकदम शराफत दर्शाते हुए बैठ गई और लिखने लगी। लिखते लिखते नजर उठाकर देख लेती और फिर लिखने लगती। बैठ मेरे पास, तुझे देखती रहूं। तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं, बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं। ना जाने क्यों सही गंभीर हो गई। दूसरे दिन तीज का त्योहार था। सबने मिलकर खूब तैयारियां की। झूले लगाए गए, पकवान बनाए गए, मेहंदी रचाई जा रही थी। अम्मा विभा और सई के हाथों में लग गई थी। रमा किचन में चाय पकौड़े और समोसे में उलझी हुई थी। भारद्वाज साहब पंडित जी को निमंत्रण देने गए थे। सिवाय ने सोचा रमा की मदद कर दी जाए, लेकिन रमा बहुत फुर्ती से सब बनाकर लगा दिया। लॉन में सभी पहुंचकर खूब आनंद से खाए पिए रात हो गई थी। सिवाय को घर जाना था। उन्होंने अपना किताब कॉपी समेटा, पेन जेब में डाला और चलने को हुआ। सई ने पेन झपट लिया, कहने लगी, रुक जाइए ना थोड़ी देर। सिवाय ने कहा, आज नहीं कल रुक जाऊंगा। तुम तीज करने वाली हो ना, मैं कल देखूंगा तुम्हारा पूजा पाठ सजना संवरना। कभी तो लगो जैसे कोई सभ्य शिष्ट सुशील नारी हो। अच्छा, तो मैं क्या असभ्य हूँ, बदतमीज हूँ, शैतान हूँ? नहीं मेरी दादी अम्मा, तुम तो साक्षात देवी हो। क्षमा करो माते और मुझे आज्ञा दो। घर जाने दो, माँ राह देखती होगी। ओ सॉरी, आप जाइए जल्दी से, कल के लिए बोल कर आइएगा प्लीज। सिवाय ने संक्षिप्त उत्तर दिया, ओके, और बिना देखे चल पड़े। दूर तक सही देखती रही। पूरी गली पार करके जब गेट खोलकर बाहर निकले और फिर मुड़कर गेट बंद किया, तब तक निहारती रही। दूसरे दिन सबसे पहले सई जगी और सबके लिए मसालेदार चाय बनाई। सभी साथ बैठकर पी रहे थे। अचानक सई की नजर हर श्रृंगार के पेड़ के नीचे गिरे हुए फूलों पर पड़ी। 2 फूल थे। बेहिंता खुशी हुई क्योंकि हर श्रृंगार के फूल खिलने का मौसम खत्म हो चुका था। सावन में कभी नहीं खिलता है, मगर आज अचानक खिला। सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। फिर सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। शाम हुई, झूले डाल दिए गए, माली आकर बेला के फूलों से सजा दिया गया। विवाह को दुल्हन की तरह सजाया गया। यह उसका पहला तीज का व्रत था। रमा और सई ने भी नए कपड़े पहनकर तैयार थी। मेहंदी तो सभी को लगाई गई थी। पंडित जी आए, पूजा शुरू हुई। लगभग 2 घंटे लग गए। सई का मन पूजा में बिल्कुल नहीं लग रहा था। ओ आने वाले आ, तू देर न लगा, हर आहट पे धड़के दीवाना दिल मेरा। ओ आने वाले आ। ना जाने क्यों नहीं आया अभी तक। अब तो इंतहा हो गई मेरे इंतजार की। आइए ना, कुछ खबर मेरे यार की। पूजा संपन्न हुई, आरती भी हो गई। अब सबसे पहले भारद्वाज साहब और लता जी को झूले पर बिठाया गया। बचपन की उम्र में बचपन की उम्र में भी लता जी बेहद खूबसूरत लग रही थी। पूरी तरह सफेद बालों के बीच 2 किलोमीटर लंबा हाईवे बना रखा था सुर्ख लाल सिंदूर से। उस पर से हया की लाली उनके झुर्रीदार चेहरे पर एक अलग ही नारंगी आभा बिखेर रही थी। ढलता सूरज की आखिरी किरणों ने उन्हें अधिक अलंकृत कर दिया था। सई ने धर धर 10-12 फोटो निकाल लिए। अब विवाह और दामाद जी की बारी थी। सई ने गाना बदल दिया, ले तो आए हो मुझे सपनों के गांव में, प्यार की छाँव में बिठाए रखना। शाम ढलने को आई। रमा और सई झूलना था, मगर सई को तो इंतजार था किसी का। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। बेमन से लगभग जबरदस्ती सई रमा के साथ झूले पर बैठी और इतनी लंबी पैंगे मारी कि झूला दूसरे पेड़ से टकराते हुए पलट गया। रस्सी टूट गई और दोनों बहनें धम से नीचे गिर गईं। आवाज बड़ी जोर की आई। सब लोग दौड़कर पहुंचे। दोनों बहनों को उठाकर देखा गया। कुछ खास चोट दिखाई नहीं दे रही थी, मगर सई जोर जोर से रो रही थी।
शायद गुम चोट हो। दूसरे दिन उजागर होगा। विभा ने दूध हल्दी गर्म करके ले आई। रमा ने तो पी लिया, मगर सई के नाटक खत्म ही नहीं हो रहे थे। बारी बारी से सबने कोशिश कर ली, मगर टस से मस नहीं हुई। थक हार कर सभी ने छोड़ दिया और अंदर आकर बैठ गए। रमा ने बताया कि बेहतर महसूस कर रही है, इसीलिए किचन में जाकर खाना बनाना शुरू कर दिया। बाकी लोग गपशप में मशगूल हो गए। बाहर लेटी लेटी सई बेहोश हो गई थी और नाक मुंह से खून बह रहा था। तभी सिवाय वहां पहुंचे और सई को इस हाल में देखकर चीख निकल गई। नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती इस तरह मुझे छोड़कर। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती तुम सई। नहीं सई, नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। पागलों की तरह सिवाय बोले जा रहे थे। विभा और रमा भी बाहर आ गई और हंसते हुए कहा, आप भी उसके झांसे में आ गए। एक नंबर की नाटकबाज है वो, बेमतलब बहाने बना रही है। कामचोर कहीं की। सिवाय ने उसे छूकर खून दिखाया सभी को, तब सभी को काट मार गया। वास्तव में खून बह रहा था और सही बेहोश थी। पास वाले डॉक्टर मुखर्जी को बुलाया गया। उन्होंने देखकर बताया कि सर में चोट लगी है और इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है। जान को खतरा हो सकता है, तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। सिवाय ने सही को उठाया और लगभग दौड़ते हुए सड़क पर पहुंचा। एक टैक्सी रोकी और बिना किसी को लिए चल पड़ा। एसएन मेडिकल कॉलेज, वहां उनकी भाभी डॉक्टर थी, इसीलिए तुरंत इलाज शुरू कर दिया गया। पीछे से परिवार के बाकी लोग भी पहुंच गए। न्यूरो सर्जन डॉक्टर भट्ट ने बताया, 12 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। विभा को चक्कर आने लगा। शायद पहली बार निर्जला व्रत किया था, इसीलिए, या फिर सही की हालत देखकर। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि भारद्वाज साहब को छोड़कर बाकी सभी लोग घर चले जाइए। यहाँ भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। विभा की तबीयत खराब हो सकती है, वो माँ बनने वाली है, इसीलिए उसकी देखभाल भी जरूरी है। आप सभी चले जाइए, जैसा भी होगा फोन करके बता दूंगी। भारद्वाज साहब ने विभा का ख्याल रखते हुए सभी को घर भेज दिया और आईसीयू के बाहर सोफा पर बैठ गए। डॉक्टर शर्मा ने सिवाय से कहा, तुम थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो तो रुक जाओ। सिवाय ने कहा, हाँ, रुका हुआ हूँ। 2-3-4 घंटे बीत गए लेकिन सही को होश नहीं आया। धड़कनें चल रही थी, सांस ले रही थी, ऑक्सीजन लगा हुआ था। पिन पटक सन्नाटा छा गया था। घड़ी की टिक टिक के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सोती हुई खामोश सही बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। हमेशा से उसके बकबक पर खींचने वाला सिवाय उसकी खामोशी पर खींच उठा था। मेरा प्यार वो है कि मरकर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है। गाने की पंक्तियां भी पूरी नहीं हुई और सई के शरीर में हरकत शुरू हो गई। सिवाय रोक नहीं पाया खुद को और बाहों में भरने की कोशिश करने लगा। तभी बीच में आ गया ऑक्सीजन का पाइप और तार निकल जाने से अलार्म बज गया। अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर नर्स सब पहुंच गए। सिवाय संभल कर दूर हो गया। सही आंखें मीचने लगी और बड़ी लंबी अंगड़ाई लेती हुई अपने हाथों को ऊपर किया, फिर आंखें खोलकर चारों तरफ भयभीत निगाहों से देखने लगी। सिवाय पर नजर पड़ते ही उछल पड़ी और एकदम से लिपट गई। फिर एकदम से झटक दिया। कितने जोर से धक्का मार दिया जो मैं पेड़ से टकराते हुए गिर गई। मेरी नाक टूट जाती तो मेरी शादी भी नहीं होती। फिर आपकी छाती पर मूंग दलती रहती। और हंस पड़ी। सिवाय बहुत जोर से डर गया, लेकिन डॉक्टर शर्मा को राहत महसूस हुई। डॉक्टर शर्मा ने सही को लिटा दिया और भारद्वाज साहब को बताया कि अब खतरा टल गया। चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन 2 घंटे और रहने दीजिए। सुबह होने के बाद एक बार न्यूरो सर्जन की राय लेकर फिर भेज दूंगी। घर पर सभी को बता दीजिए, सही बिल्कुल ठीक है। घर पर बता दिया गया। भारद्वाज साहब निश्चिंत होकर अनुभव कर रहे थे और लंबे हो गए सोफा पर, मगर सिवाय बेचैन हो गए, क्योंकि उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं था कि सही कब, कैसे और कहाँ गिरी थी। जब वो आया तो लॉन में औंधे मुंह पड़ी हुई सई को देखा था। नाक और मुंह से खून बह रहा था। इससे अधिक उसे कुछ भी नहीं मालूम था। सई ने सिवाय को आवाज दी और कहा, मेरे पास आइए ना, मुझे डर लग रहा है। डर तो सिवाय को भी लग रहा था, मगर समय की नजाकत को समझाते हुए चुपचाप उठकर सई के पास चला गया। सई ने धीरे से सिवाय का हाथ पकड़ लिया। तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है। अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है। सुबह हो चुकी थी। एक सुहानी सुबह, बेहद हसीन सुबह, एक खुशनुमा सुबह। सई की जीत हुई थी। मरते मरते बच गई थी और सिर्फ बची थी।
बची ही नहीं, उसे एक सरप्राइज भी मिला था, सिवाय का प्यार, बेशुमार, बेइंतहा और बेहिसाब। डॉक्टर का राउंड शुरू हुआ, सिवाय बाहर चला गया। भारद्वाज साहब ने कागजी औपचारिकता पूरी की, कैब से तीनों लोग घर लौटे। अम्मा आरती की थाली लेकर बाहर आई, नजर उतारी गई नमक, राई, हल्दी, कंकड़ पत्थर और आटे की लोई से निहुचा गया। फिर महारानी जी को अंदर लाया गया। मुश्किल से 5 मिनट जुबान को आराम दिया होगा और शुरू कर दिया, सिवाय का क्लास लेना। कल आने में देर क्यों कर दी? जल्दी आ गए होते तो सब ठीक से झुलाते, तब तो नहीं गिरती ना। अच्छा तो मैंने मारी थी, लंबी पैंग, बेवकूफियां खुद करो और इल्जाम दूसरे पर। वाह भाई वाह, कमाल करती हो तुम तो। अच्छा बस करो, कल जो हुआ उसकी बात अब कभी नहीं की जाएगी, और झूला तो भूल ही जाओ। कभी नहीं डलेगा झूला, सावन आए या भादो। यह धमाकेदार ऐलान भारद्वाज साहब ने किया। सब लोग खामोश हो गए। सई ने कहा, पापा आपका कानून इस घर में ही चलेगा। मैं अपने ससुराल जाकर झूला डाल सकती हूँ ना। सचमुच कितनी ढीठ और शैतान है यह लड़की, कभी नहीं सुधर सकती। तुझसे शादी कौन करेगा ऐसी बिगड़ैल लड़की से? अम्मा ने कहा। तो सब लोग हंसने लगे और सई चुपचाप सिवाय के पास आकर बोली, बता दीजिए ना कि आप मेरी शादी करवा देंगे। सिवाय ने कहा, मुझे भरी जवानी में गंजा होने का शौक नहीं है। कौन करवाएगा तुम्हारी शादी? 100 जूते पड़ेंगे उसे। सई ने कहा, एक सुपर आइडिया दूं? हाँ बोलो। मुझसे कोई शादी नहीं करेगा तो ना करे, मैं ही कर लूंगी आपसे शादी। फिर तो आपको 100 जूते नहीं पड़ेंगे ना, और मुझे मिल जाएगा मेरे सपनों का राजकुमार। फिर मैं गाना गाऊंगी, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। घटाओ रागिनी गाओ, मेरा महबूब आया है। शुक्र है कि भारद्वाज साहब नहीं थे, सिवाय उनका प्रिय शिष्य जरूर है, लेकिन दामाद बनाने का कोई इरादा नहीं रखते थे। घर के बाकी लोगों ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। सही के दिमाग का फितूर है यह सब, या फिर उसका कोई बेहुदा मजाक। चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन सही की आंखों में जो खुशियां झलक रही थी, उसे गम में बदलना कोई नहीं चाहता था। कितने बड़े हादसे से बची है अभी अभी, इसीलिए कोई भी उसे किसी तरह का तनाव नहीं देना चाहता था। सिवाय अब बेहद गंभीर मुद्रा में आ गए थे। रमा ने माहौल हल्का फुल्का करने के ख्याल से टीवी खोला। गाना आ रहा था, एक दिन आप यूं ही हमको मिल जाएंगे और राहों में फूल खिल जाएंगे। मैंने सोचा ना था कि एक दिन जिंदगी होगी इतनी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमी। सिवाय ने सई को देखा और सई खो गई सिवाय की झील सी गहरी आंखों में। आपको कहानी पसंद उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।